Disclaimer. This audiobook channel only features books available in the public domain. All content presented here is intended for educational, enlightening, and entertainment purposes. We have full respect for all books and their original authors. If you have any issues regarding copyright or ownership of any content, please contact us. Note: this audiobook is for informational and entertainment purposes only. Do not consider it a substitute for any professional or official advice. Thank you for your support. सेक्स साइकोलॉजी पर स्टडीज वॉल्यूम 1 मोडेस्टी का डेवलपमेंट सेक्सुअल पीरियोडिसिटी के फेनोमेना ऑन्टो एरोटिज्म लेखक हेवलॉक एलिस 1927 जनरल प्रीफेस इन स्टडीज की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। जब मैं यंग था मुझे भी दूसरों की तरह सेक्स का सवाल फेस करना पड़ा। मैं ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में रहता था जहां लाइफ को क्लियरली देखा जा सकता था और कुछ समय मैं जंगल के साइलेंस में बिताता था। इस तरह मुझे सोचने और ऑब्जर्व करने का मौका मिला। धीरे धीरे मेरे अंदर ये डिसीजन स्ट्रांग होता गया कि मेरी लाइफ का एक मेन पार्ट सेक्स से जुड़े सवालों को क्लियर करने में लगेगा। ये बात 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इतने सालों में मैंने हर उस चीज पर काम किया जिससे मैं इस प्रॉब्लम को बेहतर समझ सकूं। 3 साल पहले मैंने एक बुक मैन एंड वुमन ए स्टडी ऑफ ह्यूमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पब्लिश की थी, जो मेरी नज़र में सेक्स साइकोलॉजी के बेसिक सवालों की स्टडी का एक इंट्रोडक्शन था। अब जब मैं फाइनली अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कर रहा हूं तो वे मुझे ज़्यादा बड़े नहीं लगते। जब मैं यंग था तो सोचा था कि मैं आने वाली जनरेशन के लिए इन सवालों को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ उन्हें स्टेट करने में भी सैटिस्फाइड फील करता हूं, क्योंकि यही सच में नॉलेज का आधा हिस्सा होता है। इस फील्ड में इग्नोरेंस, अज्ञानता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह या तो दबी नहीं रह पाती या फिर पैरवर्ट हो जाती है। मैंने कोशिश की है कि मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों तरह के लोगों के बारे में फैक्ट्स को समझूं। डॉक्टर्स को फैक्ट्स पता करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वे ज्यादातर अबनॉर्मल केस ही स्टडी करते हैं, जबकि हमें नॉर्मल फैक्ट्स की भी उतनी ही जरूरत होती है। मैंने सच को खोजने और उसे फेस करने की पूरी कोशिश की है। शायद मैं खुद लॉक नहीं खोल सकता, लेकिन मैं सिंसेरिटी, ईमानदारी की वो चाबी लाया हूं जो इस दरवाजे को सही तरीके से खोल सकती है। यही मेरी एकमात्र स्ट्रैटेजी है, सिंसेरिटी। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। वे कहते हैं रेटिसेंस, चुप्पी ज्यादा जरूरी है। उन्हें लगता है कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को नेचुरली डेवलप होने देना चाहिए और वे खुद ही सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उनकी सेक्स लाइफ बिना किसी स्ट्रगल के नॉर्मली डेवलप हुई है। अगर हम इस पूरे टॉपिक को फूड खाने से कंपेयर करें तो हमें आसानी से समझ में आ सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। सोचिए, अगर खाने और पीने के बारे में खुलकर बात न की जाए, सिर्फ मेटाफर्स और पोइटिक लैंग्वेज में बात हो और पब्लिकली खाने को इमोरल, अनैतिक या इम्प्रॉपर, अनुचित माना जाए, तो क्या होगा? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे कितनी बार खाना चाहिए? क्या मुझे फ्रूट खाना चाहिए जो मुझे पसंद है? क्या मुझे घास खानी चाहिए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं? सेक्सुअल सीक्रेसी का असर भी कुछ ऐसा ही है। जब तक इस टॉपिक पर खुली और हेल्दी डिस्कशन नहीं होगी, तब तक सिर्फ गलतफहमियां और मिसगाइडेड थॉट्स ही रहेंगे। आज से कुछ 100 साल पहले कैथोलिक चर्च इस टॉपिक पर काफी ओपन थी। उन्होंने नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों तरह की सेक्सुअलिटी पर डिटेल स्टडी की थी। सांचेज नाम के एक थियोलॉजियन की द मैट्रिमोनियो नाम की बुक को देखा जाए तो उसमें सेक्स लाइफ को सिन, पाप के एंगल से एनालाइज किया गया था। हर चीज को क्लियरली, बिना किसी शर्म या इमोशनल बैगेज के डिस्कस किया गया था। लेकिन मैं मानता हूं कि सेक्स सिर्फ थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का टॉपिक नहीं है। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और मॉरल साइंस के नजरिए से भी इसे स्टडी किया जाना चाहिए। हमें असल फैक्ट्स चाहिए ताकि हम समझ सकें कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है। हमारा मकसद यह समझना होना चाहिए कि नेचर के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, ना कि सिर्फ इसे सिन, पाप के एंगल से देखना। थियोलॉजियंस ने अपने तरीके से सवालों के जवाब दिए, लेकिन साइंस और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।
हो सकता है कि यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टडी लगे, लेकिन मेरे लिए यह मॉरल फर्वर, नैतिक जोश का भी मामला है। मैं सेक्स को लाइफ का सेंट्रल प्रॉब्लम मानता हूँ। आज जब रिलीजियस प्रॉब्लम्स लगभग सेटल हो चुके हैं और लेबर प्रॉब्लम्स को भी काफी हद तक एड्रेस किया जा चुका है, अब सेक्सुअल और सोशल इश्यूज अगले जनरेशन के लिए सबसे बड़े सवाल बनने वाले हैं। सेक्स लाइफ की जड़ है और जब तक हम इसे सही से समझना नहीं सीखते, तब तक हम लाइफ को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना नहीं सीख सकते। इतना सब कुछ कहने के बाद अब मैं अपने रिसर्च के रिजल्ट्स एक कोल्ड और न्यूट्रल लाइट में पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिर्फ इसी क्लियर और अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से नॉलेज का असली गोल सही से देखा जा सकता है। हैवलॉक एलिस, जुलाई 1897, प्रेफेस टू द थर्ड एडिशन। इस किताब का पहला एडिशन 1899 में पब्लिश हुआ था, जो सेक्सुअल इन्वर्जन के बाद आया था और अब वॉल्यूम 2 का हिस्सा है। इसका दूसरा एडिशन, जो पहले एडिशन से काफी हद तक सिमिलर था, अगले साल पब्लिश हुआ। अब 10 साल बीत चुके हैं और ये नया एडिशन उस लंबे समय के बदलावों को रिफ्लेक्ट करता है। इस बार किताब सिर्फ बड़ी नहीं हुई, बल्कि लगभग हर पेज को दोबारा लिखा गया है। इसका 3 मेन रीजंस हैं। नई रिसर्च और लिटरेचर को शामिल करना जरूरी था। सेक्सुअल इंपल्स के हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक एस्पेक्ट्स को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग और गहरी हो गई है। बहुत सारे नए और वैल्यूएबल केस स्टडीज मेरे पास एक्यूमुलेट हुए हैं, जो काफी इंस्ट्रक्टिव हैं। इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से ये किताब इतनी रिवाइज्ड और एक्सपैंडेड हुई है, ना कि इसकी कोर कंक्लूजन्स को बदलने की जरूरत थी, बल्कि नई जानकारी ने इन कंक्लूजन्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके अलावा पूरी किताब का जनरल प्रेफेस, जो पहले 1890 में सेक्सुअल इन्वर्जन के शुरू में था, अब इस वॉल्यूम की शुरुआत में अपनी सही जगह पर रखा गया है। हैवलॉक एलिस, कार्बिस बे, कॉर्नवॉल, इंग्लिश, प्रेफेस टू द फर्स्ट एडिशन। इस वॉल्यूम में 3 इंपॉर्टेंट स्टडीज शामिल हैं, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की गहरी एनालिसिस से पहले समझना जरूरी है। पहली स्टडी एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट की आउटलाइन देती है, जो सेक्सुअल साइकोलॉजी में फंडामेंटल रोल निभाती है। दूसरी स्टडी अलग अलग रीजन्स से एविडेंस लेकर ऐसे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है जो अब तक पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। तीसरी स्टडी यह दिखाने का प्रयास करती है कि जहां हमें लगता है कि हमारी नॉलेज पूरी है, वहां भी अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें जजमेंट सस्पेंड करके ज्यादा कॉशियस अप्रोच अपनाने की जरूरत होती है। ये तीनों स्टडीज अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सेक्सुअल इंपल्स के एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न को हाईलाइट करती हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सेक्सुअल इंपल्स अपने आप में स्पॉन्टेनियस और कुछ हद तक पीरियोडिक नेचर रखता है, और यह पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करता है। इस टेंडेंसी के प्रैक्टिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल पहलू हैं, जिन्हें मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। ऑटो इरोटिक टेंडेंसीज और मेडिकल पर्सपेक्टिव। इस किताब में मैंने खास तौर पर उन स्पॉन्टेनियस सॉलिटरी मैनिफेस्टेशंस को एनालाइज किया है, जिन्हें मैं ऑटो इरोटिक कहता हूँ। कई मेडिकल रीडर्स को यह जानकर हैरानी होगी कि तीसरी और सबसे लंबी स्टडी में मैंने ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन पर ज्यादा बात नहीं की है। ये ओमिशन जानबूझकर किया गया है। असल में सेक्सुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां फैक्ट्स की ठोस अंडरस्टैंडिंग से पहले ही मोरालिटी थोप दी जाती है। ज्यादातर फील्ड्स में हम पहले सीखते हैं, फिर सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेक्स के मामले में हम बिना ठोस जानकारी के भी खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं। अक्सर जो जानकारी अवेलेबल होती है वो सेकेंड हैंड और अनरिलायबल होती है। इसलिए जब तक हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज, इटियोलॉजी और सिम्टम्स की सही जानकारी नहीं मिलती, तब तक इसका क्योर या प्रिवेंशन डिस्कस करना भी बेकार है। हमें सेक्स को सिर्फ डॉक्टर्स की नज़र से ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट्स की नज़र से भी देखना होगा। हमें ऐसे लोगों को भी स्टडी करना होगा जो मेंटली और फिजिकली नॉर्मल हैं, न कि सिर्फ उन एक्सट्रीम केसेस को जो असाइलम या ब्रोथल से आते हैं। अगर कोई डिवोर्स कोर्ट जज मैरिज पर किताब लिखे तो हमें अजीब लगेगा। उसी तरह मेडिकल डॉक्टर्स को भी तब तक सेक्स पर जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए जब तक उनकी नॉलेज सिर्फ बीमारियों तक सीमित है।
सेक्सुअलिटी का ऑब्जर्वेशन और इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका। सेक्सुअलिटी से जुड़े नॉर्मल बिहेवियर्स हमारे चारों तरफ होते हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करना बेहद मुश्किल होता है, और जब हम इन्हें ऑब्जर्व भी कर लें तो भी कई बार उस जानकारी को ओपनली यूज नहीं कर सकते। खास तौर पर इंग्लिश रिसर्चर्स के लिए यह एक बड़ी चैलेंज होती है। अगर कोई सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पर सीरियस और प्रिसाइज स्टडी करता है तो उसे सोसाइटी से सपोर्ट मिलने की जगह अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ता है। उसकी इंटेंशंस पर सवाल उठाए जाते हैं, और जिनके लिए वह काम कर रहा होता है वही लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए यह किताब इंग्लैंड में पब्लिश नहीं की जा रही है। मैंने इसे अमेरिका में पब्लिश करने का फैसला लिया क्योंकि वहां के मेडिकल और साइंटिफिक कम्युनिटीज में मेरे काम को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला है। इंग्लैंड में फेथ से जुड़े मामलों में लिबर्टी ऑफ प्रोफेसाइंग को सेंचुरीज पहले मान्यता मिल गई थी, लेकिन फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन की फ्रीडम आज भी सवालों के घेरे में है। खासतौर पर लाइफ के सबसे वाइटल फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना आज भी एक रिस्की टास्क बना हुआ है। मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं उन सभी फ्रेंड्स और वेल विशर्स का जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मुझे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल स्टोरीज भेजते रहे, खासकर मिस्टर F.H. पेरी कॉस्टे का, जिन्होंने मेरे लिए एक बहुत डिटेल्ड अपेंडिक्स तैयार किया जिसमें यह एनालाइज किया गया कि नींद के दौरान होने वाली स्पॉन्टेनियस सेक्सुअल रिएक्शंस में कोई पैटर्न है या नहीं। इसके अलावा कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने भी मेरी रिसर्च में मदद की, जिनका जिक्र मैंने बुक में किया है। मैं खास तौर पर उन विमेन फ्रेंड्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए और मेरे सारे सवालों का खुलकर जवाब दिया। आगे मैं और भी स्ट्रांगली कहूंगा कि इन इंटेलिजेंट और हाई कैरेक्टर वाली महिलाओं की मदद के बिना यह काम पॉसिबल नहीं था। काश मैं इंडिविजुअली सबको थैंक्स कह पाता। मॉडेस्टी, संकोच का विकास। 8. संकोच की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी और इसका महत्व। संकोच का अलग अलग समाजों और समय में कैसा रूप रहा है। 2. संकोच एक प्रकार का डर है। बच्चों और जानवरों में संकोच और सेक्सुअल अट्रैक्शन का कनेक्शन। प्राचीन समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए प्राइवेसी की जरूरत। फीमेल कोकेट्री, छेड़छाड़ और नखरे का महत्व। संकोच और आकर्षण का संबंध। संकोच और शरीर से जुड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स। फेस कवर करने की परंपरा। कपड़े और गहनों की भूमिका। संकोच और समाज की रीतियों का विकास। 3. शर्मिंदगी, ब्लश और संकोच। ब्लशिंग के साइकोलॉजिकल कारण, अंधेरे या चेहरे को छुपाने से शर्मिंदगी पर असर। 4. संकोच के सभी फैक्टर्स का सारांश। क्या भविष्य में भी संकोच रहेगा? संकोच प्यार का एक जरूरी हिस्सा है। सेक्सुअल पीरियोडिसिटी, यौन आवधिकता। 8. शरीर और दिमाग में चलने वाले अलग अलग साइकिल, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन और उसका चंद्रमा से संबंध। प्रिमिटिव, आदिम सभ्यताओं में पीरियड्स का असर। जानवरों और इंसानों में मासिक धर्म के अलग अलग रूप। पीरियड्स और ओव्यूलेशन का संबंध। मासिक धर्म के दौरान सेक्स से परहेज का कारण। 2. क्या पुरुषों में भी एक मासिक सेक्सुअल साइकिल होता है? बीमारियों और मानसिक स्थिति में आने वाले साइक्लिक बदलाव। पुरुषों में नाइटफॉल, सेमिनल एमिशंस की समय समय पर होने वाली प्रक्रिया, क्या यह एक फिक्स्ड साइकिल को फॉलो करता है? 3. एनुअल सेक्सुअल साइकिल, वार्षिक यौन चक्र। क्या इंसानों में भी जानवरों की तरह सीजनल सेक्स ड्राइव होती है? स्प्रिंग, वसंत और ऑटम, पतझड़ के समय सेक्सुअल डिजायर क्यों बढ़ती है? सीजनल सेक्सुअल फेस्टिवल्स जैसे फीस्ट ऑफ फूल्स और ईस्टर बोनफायर्स। बच्चों के जन्म के सीजनल पैटर्न। रेप, जेल में कैदियों के दंगे और मानसिक बीमारियों के सीजनल उतार चढ़ाव। इन सब का संबंध इंसानी बिहेवियर और नेचर से कैसे जुड़ा हुआ है? ऑटो एरोटिज्म, स्वयं यौन संतुष्टि पर अध्ययन। 8. ऑन्टो एरोटिज्म की परिभाषा। क्या यह सिर्फ मास्टरबेशन तक सीमित है? जानवरों और अलग अलग समाजों में ऑन्टो एरोटिक व्यवहार। जापानी रिन्नो तामा जैसी वस्तुएं, कैसे सामान्य जीवन की चीजें भी ऑन्टो एरोटिक स्टिमुलेशन का कारण बनती हैं, जैसे घुड़सवारी, रेल यात्रा, सिलाई मशीन, साइकिल।
सपनों में सेक्सुअल उत्तेजना, पुरुषों और महिलाओं के सेक्सुअल ड्रीम्स में अंतर। तो हिस्टीरिया और सेक्सुअल इमोशंस के बीच कनेक्शन। प्राचीन ग्रीक विचार और मॉडर्न मेडिकल रिसर्च, चारकोत और फ्रॉइड के सिद्धांत। कैसे हिस्टीरिया एक साधारण मानसिक स्थिति से एक गहरी साइकोलॉजिकल समस्या बन सकता है। नॉर्मल लोगों में हिस्टीरिया जैसे लक्षण। क्या हिस्टीरिया सिर्फ सेक्स हंगर की वजह से होता है? 3. यह विषय एक ऐसा टॉपिक है जिसे समाज में अक्सर टेबल के नीचे रखा जाता है, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण और सामान्य है जितना कि अन्य इंसानी व्यवहार। मास्टरबेशन की प्रिवोलेंस। मास्टरबेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो इन्फेंसी और चाइल्डहुड से ही देखा गया है। बहुत सारे स्टडीज ने यह दिखाया है कि छोटे बच्चे भी बिना किसी सेक्सुअल अवेयरनेस के इस तरह के बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं में फ्रीक्वेंसी। ट्रेडिशनल बिलीफ यही रहा है कि मास्टरबेशन पुरुषों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन कई मॉडर्न स्टडीज बताती हैं कि एडोलेसेंस के बाद यह महिलाओं में भी काफी फ्रीक्वेंट हो सकता है। इसका कारण सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस और कल्चरल टैबूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली महिलाओं की सेक्सुअलिटी को सप्रेस किया गया है। मास्टरबेशन के अलेजेड इविल्स और हिस्टोरिकल व्यूज। मास्टरबेशन को लेकर अलग अलग समय में अलग अलग धारणाएं रही हैं। पुराने समय में इसे मॉरली और फिजिकली हार्मफुल माना जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे सीरियस मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स से जोड़कर देखा गया। कई डॉक्टर्स और फिलोसोफर्स ने इसे ब्लाइंडनेस, नर्वस डिसऑर्डर्स और इवन इंसैनिटी तक का कारण बताया। हालांकि मॉडर्न साइंस इन क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करती। मास्टरबेशन और आई डिसऑर्डर्स का मिथ। एक समय था जब कहा जाता था कि एक्सेसिव मास्टरबेशन से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। मास्टरबेशन और मेंटल हेल्थ। हालांकि अगर कोई व्यक्ति कंपल्सिव मास्टरबेशन करता है, खासकर जब उसका नर्वस सिस्टम पहले से ही वीक हो, तो इससे न्यूरोस्थीनिया और मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, लेकिन यह प्राइमरी कॉज नहीं बल्कि एक सिम्टम होता है। सेक्सुअल बिहेवियर पर असर। प्रीकोशियस, बहुत अर्ली एज में मास्टरबेशन कुछ लोगों में कॉइटस के प्रति एवर्जन पैदा कर सकता है, क्योंकि उनका सेक्सुअल प्लेजर एक अलग ही पैटर्न में फिक्स हो जाता है। कुछ लोगों के लिए यह एक नर्वस सेडेटिव की तरह काम करता है, जिससे एंजाइटी टेम्पोरेरीली कम होती है। मास्टरबेशन और मेन ऑफ जीनियस। कई महान माइंड्स, फिलोसोफर्स, राइटर्स और साइंटिस्ट्स के बारे में कहा जाता है कि वे मास्टरबेशन के आदी थे। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि इसका उनके क्रिएटिव प्रोसेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि यह उनकी एनर्जी और फोकस को रीडायरेक्ट करने में मदद कर सकता था। रिलीजियस और कल्चरल एटीट्यूड्स। ग्रीक एटीट्यूड। प्राचीन ग्रीक संस्कृति में इसे नॉर्मल माना जाता था और इसे ओपनली डिस्कस भी किया जाता था। कैथोलिक थियोलॉजी। ईसाई धर्म में इसे एक मॉरल सिन माना गया, खासकर कैथोलिक थियोलॉजियंस ने इसे कंडेम किया। इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लाम में इसे डिस्करेज्ड किया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहां कोइटस पॉसिबल नहीं था, वहां इसे लेसर इविल माना गया। मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड। आज की साइंस इसे एक नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर मानती है, जब तक कि यह कंपल्सिव न हो और व्यक्ति के डेली लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट न करे। क्या मास्टरबेशन नॉर्मल है? बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मॉडरेट मास्टरबेशन एक नॉर्मल और हेल्थी प्रैक्टिस है। प्रॉब्लम तब आती है जब यह ऑब्सेशन या एडिक्शन का रूप ले ले। ट्रांसम्यूटेड ऑटो एरोटिक फिनोमिना। मास्टरबेशन के इनडायरेक्ट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी एक्टिविटी से एक्सट्रीम प्लेजर प्राप्त करना जो सेक्सुअल नेचर की नहीं होती, लेकिन डीप इनसाइड ये सेम रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसे कई फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एनर्जी को सब्लिमेशन के जरिए ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कंक्लूजन। मास्टरबेशन एक डीपली पर्सनल और नेचुरल एस्पेक्ट है, जिसे एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। सोसाइटी में अननेसेसरी गिल्ट और शेम की बजाय इसे साइंटिफिक और रैशनल नजरिए से देखने की जरूरत है। मोडेस्टी का एवोल्यूशन। आई मोडेस्टी का डेफिनेशन, इसकी सिग्निफिकेंस, एनालिसिस की डिफिकल्टीज। अलग अलग समय और जगह पर मोडेस्टी के विभिन्न रूप। मोडेस्टी एक इंस्टिंक्टिव फियर की तरह डिफाइन किया जा सकता है, जो कंसीलमेंट की तरफ पुश करता है, और यह ज्यादातर सेक्सुअल प्रोसेसेस के अराउंड सेंटर होता है।
ये दोनों जेंडर्स में पाया जाता है, लेकिन ये खासकर फीमेल्स में ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से मोडेस्टी को एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माना जा सकता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल पर वीमेन को डिफाइन करता है। अगर किसी वुमन में यह फियर न हो तो जनरली उसका सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस एक एवरेज और नॉर्मल मैन के लिए कम हो जाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मिल सकते हैं, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो जिन वीमेन में ये नेचुरल मोडेस्टी की क्वालिटी नहीं होती, उनका अपील उन्हीं मेन के लिए होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री मैस्कुलिन क्वालिटीज में थोड़े वीक होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होने के नाते साइकोलॉजी ऑफ फेचन सेक्स को समझने के लिए मोडेस्टी का एक क्लियर व्यू लेना जरूरी है। फेमिनिन मोडेस्टी और मैस्कुलिन पैशन का कनेक्शन ये क्लियरली दिखाई देता है कि फेमिनिन मोडेस्टी का मैस्कुलिन पैशन क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल होता है। इस टॉपिक पर 2 राइटर्स के ऑब्जर्वेशंस काफी इंसाइटफुल हैं। कसानोवा का एक्सपीरियंस। कसानोवा एक बार बर्न गए थे, जहां उन्होंने एक बाथ हाउस विजिट किया। वहां एक यंग गर्ल उनकी बाथ अटेंडेंट थी जो उनका सिलेक्शन था। उस लड़की ने पहले उनको एंड्रेस किया, फिर खुद भी एंड्रेस होकर बाथ में एंटर किया और उनको पूरी तरह रब किया। ये प्रोसेस एकदम सीरियस तरीके से हुआ, बिना किसी कन्वर्सेशन के। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब कसानोवा को यह समझ आया कि वह लड़की उनसे कुछ एडवांसेस की उम्मीद कर रही थी। लेकिन कसानोवा अपनी फीलिंग्स एनालाइज करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं बना। मैंने लड़की के फिगर पर डायरेक्टली गेज नहीं किया, लेकिन मैंने इतना जरूर देखा कि उसके पास वह सब कुछ था जो एक आदमी एक औरत में डिजायर करता है। एक सुंदर चेहरा, एक्सप्रेसिव और वेल फॉर्म्ड आंखें, एक ब्यूटीफुल माउथ विथ गुड टीथ, एक हेल्दी कॉम्प्लेक्शन, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट्स और ओवरऑल हार्मनी। हालांकि उसके हाथ थोड़े रफ लगे, शायद हार्ड वर्क की वजह से। वह सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सिचुएशन बताती है कि मोडेस्टी सिर्फ बिना फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल डायनेमिक्स से भी जुड़ती है। जब एक औरत में मोडेस्टी होती है, तब एक मैन के अंदर उसके लिए डिजायर और अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये साफ है। स्टेंडाल लिखते हैं कि मॉडेस्टी के 3 हिस्से सिखाए जाते हैं। ये शायद सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा नियम है जो केवल हैप्पीनेस पैदा करता है। ये देखा गया है कि शिकारी पक्षी, बर्ड्स ऑफ प्रे, छुपकर पानी पीते हैं, क्योंकि जब वे अपना सिर पानी में डालते हैं तब वे पूरी तरह से डिफेंसलेस होते हैं। ओताहेटी में जो कुछ होता है उसे देखने के बाद मुझे मॉडेस्टी का कोई और नेचुरल आधार नहीं दिखता। लव सिविलाइजेशन का मिरेकल है। जंगली और बहुत बार्बरस जातियों में केवल एक शारीरिक प्रेम, फिजिकल लव देखने को मिलता है, जो बहुत ही क्रूड होता है। लेकिन मॉडेस्टी प्रेम को इमेजिनेशन की मदद देती है और उसे सजीव बनाती है। छोटी लड़कियों को उनकी माँ बहुत ही अर्ली एज में मॉडेस्टी सिखाती हैं और ऐसा एक्सट्रीम जेलसी के साथ करती हैं, एक तरह से एस्प्री डी कॉर्प्स के रूप में। वे पहले से ही फ्यूचर लवर की हैप्पीनेस के लिए सतर्क होती हैं, एक टिमिड और टेंडर महिला के लिए। इससे बड़ा कोई टॉर्चर नहीं हो सकता कि वह किसी पुरुष के सामने ऐसा कुछ करे जिसे करने पर उसे शर्म आनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक प्राउड महिला 1000 मौतें सहना पसंद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर कोई पुरुष जिससे वह प्यार करती है उसकी शर्मीली नेचर को अप्रिशिएट करे तो उसे थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वह उसके इस जेस्चर को डिसअप्रूव करे या उत्साहित न दिखे तो महिला के मन में एक भयानक डाउट पैदा हो सकता है। किसी भी सोफिस्टिकेटेड महिला के लिए रिजर्व्ड रहना हमेशा फायदेमंद होता है। यह खेल बराबरी का नहीं है। एक छोटी सी खुशी या थोड़ी सी एमिएबिलिटी दिखाने के बदले उसे भारी रिमॉर्स और शेम का सामना करना पड़ सकता है। एक शाम जो खुशी और बेफिक्री से गुजरी हो लेकिन बाद में पछतावे में बदल जाए, वह बहुत महंगी साबित हो सकती है। अगर किसी महिला को यह डर हो कि उसने अपने लवर के सामने कोई इनअप्रोप्रिएट चीज कर दी है, तो अगले कुछ दिनों तक उस लवर का सामना करना उसके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। इसलिए मॉडेस्टी की हैबिट इतनी पावरफुल होती है कि एक महिला अपने प्रेमी के सामने अपने प्यार को वर्ड्स से कम और एक्शन से ज्यादा जाहिर करती है। लेकिन मॉडेस्टी का एक नुकसान यह है कि यह अक्सर लोगों को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती है। एडलर के अनुसार
महिलाओं की सेक्सुअल इम्पल्स पर एक इनहिबिशन होता है जिसे ओवरकम करना पड़ता है। महिलाओं की लव में हमेशा एक हल्की सी शर्म, हेजिटेशन और एंजाइटी की परत होती है जिसे वूअर बार बार जीतकर कॉन्कर करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिलाओं की स्पेशल मॉडेस्टी सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह फिनोमिनन न केवल सिविलाइज्ड महिलाओं में देखा जाता है बल्कि सैवेज महिलाओं में भी पाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि मॉडेस्टी सिर्फ महिलाओं में होती है, जबकि पुरुषों में इसकी जगह एक स्टेडी सेंस ऑफ डिसेंसी रहता है। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा मॉडेस्ट होते हैं, लेकिन उनके तर्क इस कंक्लूजन को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। युवावस्था में एक लड़की लड़कों के मुकाबले ज्यादा शाय और मॉडेस्ट होती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड शादीशुदा महिला अक्सर अपने पति से कम मॉडेस्ट होती है। जब एक महिला मां बन जाती है तो वह वर्जिनल मॉडेस्टी की उन हिचकिचाहटों को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि अब उनका कोई खास रोल नहीं रह जाता, बल्कि वे अननेसेसरी और हार्मफुल भी साबित हो सकती हैं। जिस तरह एक पक्षी मेटिंग सीजन के बाद अपनी सेक्सुअल प्लूमेज, विशेष रूप से आकर्षक पंख, खो देता है, उसी तरह एक मां के लिए छोटी छोटी शर्मिंदगी की भावनाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। मैडम सेलिन रेनूज ने अपनी किताब साइकोलॉजी कंपरे द लॉम ए द ला फम 1898 में पुरुषों और महिलाओं के बीच साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस पर चर्चा करते हुए कहा कि शर्मिंदगी असल में स्त्रियों की नेचर का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि मॉडेस्टी असल में मैस्कुलिन शेम है जिसे महिलाओं पर थोपा गया है, और इसके दो मुख्य कारण हैं। पुरुषों को लगता है कि महिलाएं भी उन्हीं साइकोलॉजिकल लॉज को फॉलो करती हैं जो वे खुद फॉलो करते हैं। सभ्यता के विकास के दौरान पुरुषों की सेक्सुअल साइकोलॉजी को महिलाओं से जोड़ दिया गया, जिससे समाज ने यह मान लिया कि महिलाएं नेचुरली शर्मीली होती हैं। इस तरह के कन्वेंशनल लाइज ने महिलाओं को सोशल सजेशन के जरिए इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने मजबूरी में इसे अपनाया, लेकिन असल में यह उनके सेक्स की नेचुरल फीलिंग्स का अपमान है। रेनूज आगे कहती हैं कि प्राचीन काल में औरतें अपने शरीर को लेकर गर्व महसूस करती थीं, और यह बात हमें एंशियंट आर्ट में भी दिखती है, जहां महिलाओं को बिना कपड़ों के दिखाया गया है। आज भी जब एक लड़की जवान होती है तो एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे अपने सेक्स पर गर्व महसूस होता है और वह सोचती है कि आखिर उसे इसे छुपाने की जरूरत ही क्यों है। वह उस स्टेज पर होती है जहां प्राकृतिक स्वभाव और सामाजिक परंपराओं के बीच एक खिंचाव महसूस होता है। उसे कन्फ्यूजन होती है कि न्यूडिटी को लेकर शर्म महसूस करनी चाहिए या नहीं। ये मानो किसी एटाविस्टिक मेमोरी की तरह है जो उसे याद दिलाता है कि एक ऐसा भी समय था जब कपड़ों का अस्तित्व ही नहीं था, और वह समय उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए वे कई तर्क देती हैं। डेकोल्टे, गहरी नेकलाइन, बार बार महिलाओं के फैशन में आती है, लेकिन पुरुषों के कपड़ों में ऐसा नहीं होता। मिशनरीज को आदिवासी महिलाओं को पूरे कपड़े पहनाने में बहुत मुश्किल होती है। महिलाएं आसानी से पुरुष डॉक्टरों से चेकअप करवा लेती हैं, लेकिन पुरुष खुद को महिला डॉक्टर से चेकअप करवाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसी तरह के पॉइंट्स सर्जी नाम के स्कॉलर ने भी आर्किवियो दीप सीकियात्रिया 1892 में उठाए थे। महिलाओं की शर्म को पूरी तरह समझना आसान नहीं है। मैडम रेनूज के तर्क पूरी तरह से सही नहीं कहे जा सकते, खासकर जब यह कहा जाए कि नेकेडनेस यानी नग्नता का मतलब हमेशा मॉडेस्टी की कमी नहीं होता। लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अक्सर अनदेखा रह जाता है, हालांकि उसमें कुछ सच्चाई जरूर छुपी हो सकती है। स्टेंडाल ने कहा था कि मॉडेस्टी को बहुत हद तक सिखाया जाता है। बचपन से ही गर्ल्स को यह सिखाया जाता है कि उन्हें शाय और मॉडेस्ट रहना चाहिए, और धीरे धीरे वे इसे सच में महसूस करने लगती हैं। यह बात उन स्यूडो हर्माफ्रोडिटिक पर्सन्स के केस में साफ देखी जा सकती है, जो असल में मेल होते हैं, लेकिन बचपन से उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे फीमेल हैं। वे पूरी तरह से ब्लशिंग मॉडेस्टी और शाय बिहेवियर दिखाते हैं, जो एक लड़की में आम तौर पर पाया जाता है। लेकिन जब सच सामने आता है और वे खुद को मेल के रूप में पहचानते हैं, तो उनका बिहेवियर भी बदल जाता है।
वे अचानक ही एक बोल्ड मैस्कुलिनिटी अपनाने लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ मॉडेस्टी को समझने का एक पहलू है। महिलाओं में जो मॉडेस्टी पाई जाती है उसे सिर्फ सोसाइटी इम्पोज्ड रूल्स नहीं कह सकते। असल में महिलाओं की ऑर्गेनिक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स खुद इसे प्रभावित करती हैं। कोर्टशिप में कॉयनेस यानी संकोच और झिझक एक प्राकृतिक व्यवहार हो सकता है जो उनकी दूसरी इंस्टिंक्ट से टकरा सकता है। महिलाओं की मॉडेस्टी एक इनकैल्कुलेबल एलिमेंट है। कई बार वे बेहद रिजर्व्ड होती हैं और कभी-कभी वे पूरी तरह से अबैंडनमेंट में चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडेस्टी सिर्फ एक आर्टिफिशियल लेयर है जिसे वे जब चाहें रिमूव कर सकती हैं, बल्कि ये ऑर्गेनिक होती है, लेकिन एक स्नेल के शेल की तरह। कभी यह एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है तो कभी यह पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। इसके विपरीत पुरुषों की मॉडेस्टी अधिक स्थिर और सख्त होती है, जो एक्सट्रीम्स में जाने की बहुत कम संभावना रखती है। इसीलिए जब किसी पुरुष को महिलाओं की मॉडेस्टी के बारे में पूरी जानकारी न हो तो वह कभी उनकी झिझक से इम्पेशेंट हो सकता है और कभी उनके अबैंडनमेंट से शॉक्ड हो सकता है। इस पूरी चर्चा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम यह महसूस करते हैं कि सेक्सुअल मॉडेस्टी की प्रोग्रेशन, एक्सपेंशन और कॉम्प्लिकेशन का न केवल सेक्सुअल इमोशंस के रिफाइनमेंट में योगदान रहा है, बल्कि ह्यूमन कल्चर के विकास में भी इसकी एक सटल और परवेसिव रोल रही है। जैसा कि गुयाऊ ने कहा था, ला पुदोर अ सिविलिजे लमूर, यानी मॉडेस्टी ने लव को सिविलाइज्ड बनाया है। स्टैनले ए हॉल और एलन कहते हैं कि रिलीजन, आर्ट और लाइफ की सबसे बेहतरीन चीजें सेक्सुअल फीलिंग्स की प्रोग्रेसिव इरेडिएशन से अपना चार्म पाती हैं। शायद महिलाओं की रिलक्टेंस ने पहले सेक्सुअल सेंसेशंस को सीधे व्यक्त करने के बजाय उन्हें एनिमल और ह्यूमन कोर्टशिप की एंटिक्स में बदल दिया। यही रिस्ट्रेंट बाद में एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन बन गया, जिससे कलर्स, प्लूम्स, एक्सेसिव एक्टिविटी और एक्सूबरेंट लाइफ जैसी चीजें पेयरिंग सीजन में उभरने लगीं। कुछ बॉडी पार्ट्स को कवर करने की आदत ने सेंस ऑफ ब्यूटी को आईज, हेयर, फेस, कंप्लेक्शन, ड्रेस, फॉर्म आदि पर केंद्रित कर दिया। कई सैवेज डांसेस, कॉस्ट्यूम्स और पॉस्चर्स भी कहीं न कहीं सेक्सुअल एक्ट की ही इरेडिएशंस हैं। इसीलिए रेटिसेंस, कंसीलमेंट और रिस्ट्रेंट ने रिलीजन और ह्यूमन कल्चर के विकास में एक प्राइम रोल निभाया है। ग्रूस का मानना है कि बर्ड्स में मेल अपनी चार्म्स और एबिलिटीज दिखाकर फीमेल की रेटिसेंस को दूर करने की कोशिश करता है। यही चीज ह्यूमन वर्ल्ड में भी देखी जाती है। अगर विमेन में मॉडेस्ट रिजर्व न हो, जिसे पुरुष को अपनी लवेबल क्वालिटीज से जीतना पड़े, तो शायद लव के हाईएस्ट इमोशंस को गाने वाला कोई सिंगर ही न होता। साइकोलॉजिस्ट्स ने मॉडेस्टी पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं की। अब तक साइकोलॉजिस्ट्स ने मॉडेस्टी को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं समझाया है। हालांकि कई वैल्यूएबल फैक्ट्स और सजेशंस दिए गए हैं जो सेक्सुअल इमोशंस, डिस्गस्ट, टैटूइंग, ऑर्नेमेंट और क्लोथिंग से जुड़े हैं, लेकिन सिंथेटिक स्टेटमेंट देने की कोशिश कम ही हुई है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि मॉडेस्टी सिर्फ क्लोथिंग की देन है, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित होती है क्योंकि कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो पूरी तरह नेकेड रहती हैं, फिर भी उनमें हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ मॉडेस्टी होती है। असल में फिजियोलॉजिकल मॉडेस्टी पहले आती है और यह एनाटॉमिकल मॉडेस्टी से ज्यादा फंडामेंटल होती है। प्रोफेसर जेम्स ने मॉडेस्टी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। खासकर यह समझाया कि यह भावना इस बात से भी जुड़ी होती है कि हम दूसरों पर किए गए जजमेंट्स को खुद पर अप्लाई करते हैं। गायो ने बहुत संक्षेप में लेकिन प्रभावी ढंग से मॉडेस्टी की इंपॉर्टेंस को समझाया और इसके कई की एलिमेंट्स को छुआ। वेस्टरमार्क और ग्रोसे ने ऑर्नामेंट और क्लोथिंग के ऑरिजिन्स को समझाने की अच्छी कोशिश की है। वहीं रिबोट ने अपनी इमोशंस पर लिखी किताब में मॉडेस्टी के कई फैक्टर्स को छुआ जरूर है, लेकिन उनके ऑरिजिन्स और रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से कोहेरेंटली नहीं समझाया। मॉडेस्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर मॉडेस्टी को केवल क्लोथिंग, सेक्सुअल इमोशंस या कल्चर तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये इवोल्यूशनरी, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पहलुओं का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जिसने ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आर्ट और इवन रिलीजन तक को प्रभावित किया है। जब से यह स्टडी पहली बार प्रकाशित हुई, होहेनेम्जर ने मेरी मॉडेस्टी की एनालिसिस को अनसैटिस्फैक्ट्री मानते हुए
शेम के साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने शोध वर्सूक आइनर अनलीजे देर शाम आर्कीव für die gesamte Psychologie 1903 में शेम को एक जनरल साइकोफिजिकल फिनोमेनन बताया, जिसे वे ए डेफिनेट टेंशन ऑफ द होल सोल के रूप में देखते हैं, जिसके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। उनके अनुसार शेम एक तरह की साइकिक लेमनेस या इनहिबिशन है, जो कभी कभी फिजिकल पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखाती है, जैसे हेड का झुकना और आई कांटेक्ट न कर पाना। यह लिप्स की साइकिक स्टेसिस या साइकिशेस टाउन की एक स्पेशल केस है, जो तब उत्पन्न होती है जब मानसिक एक्टिविटीज दो या अधिक अलग अलग दिशाओं में खिंच जाती हैं। शेम और मॉडेस्टी का संबंध। शेम तब उत्पन्न होती है जब कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसा होता है जो पर्सनालिटी के बाकी हिस्सों से कन्फ्लिक्ट करता है और उसे मॉरल रिलेशनशिप में लाना संभव नहीं होता। एग्जाम्पल, एक यंग मैन जो किसी लड़की से प्यार करता है, वह शर्मिंदा महसूस करता है जब कोई उसे बताता है कि वह इन लव है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जिस लड़की को हायर बीइंग मानता है, उसके प्रति अपने रेवरेंस को अपनी लोअर पर्सनालिटी के साथ अलाइन नहीं कर पाता। एक बच्चा भी ग्रोन अप व्यक्ति के सामने शेम महसूस करता है क्योंकि वह उसे अपने हायर बीइंग की तरह देखता है। कई बार हम स्ट्रेंजर्स के सामने भी शर्म महसूस करते हैं क्योंकि एक न्यू पर्सन हमें हायर और मोर इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जब हम किसी नेचुरल फिनोमेनॉन को देखते हैं तो शेम नहीं महसूस होती क्योंकि हम उसकी तुलना खुद से नहीं करते। सेक्सुअल थॉट्स और शेम। एक और तरह की शेम तब आती है जब कोई चीज़ हमारी पर्सनालिटी से लोअर होती है और उससे कन्फ्लिक्ट में रहती है, जैसे कि सेक्सुअल थॉट्स। होहेनेम्जर कहते हैं कि सेक्सुअल आइडियाज़ अक्सर शेम को जन्म देती हैं क्योंकि वे आसानी से सेक्सुअल फीलिंग्स में बदल सकती हैं। लेकिन जब ये साइंटिफिक डिस्कशंस में होती हैं तो ये शेम इवोक नहीं करती। मॉडेस्टी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। यह देखा जा सकता है कि मॉडेस्टी की यह पूरी चर्चा काफ़ी जनरलाइज्ड और एब्स्ट्रैक्ट है। यह केवल फॉर्मल मैकेनिज्म को समझाती है। होहेनेम्जर मानते हैं कि फियर भी साइकिक स्टेसिस का एक रूप है, और मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि मॉडेस्टी विभिन्न प्रकार के फियर्स का कॉम्प्लेक्स है। मॉडेस्टी और उससे जुड़े अन्य इमोशंस मॉडेस्टी पर चर्चा को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसका शेम, शाइनेस, बैशफुलनेस, टिमिडिटी जैसी भावनाओं से जुड़ाव, ये सभी भावनाएं कहीं न कहीं मॉडेस्टी से जुड़ी हुई हैं या एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। फिर भी मॉडेस्टी को आइसोलेट करना संभव है क्योंकि यह मुख्य रूप से सेक्स कॉन्शियसनेस से जुड़ी होती है। इसीलिए यहां मैं मॉडेस्टी की एक कंप्लीट एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं और इसके डेवलपमेंट को ट्रेस करने की कोशिश करूंगा। मॉडेस्टी की विभिन्न मैनिफेस्टेशंस। इस अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मॉडेस्टी की अलग अलग मैनिफेस्टेशंस को समझना जरूरी है। मैंने स्कैटर्ड ओरिजिनल सोर्सेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चुना है ताकि इस विषय की वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर तरीके से समझा जा सके। न्यू जॉर्जियंस जो सोलोमन आइलैंड्स में रहते हैं, ये इतने प्रिमिटिव हैं कि पॉटरी और वीविंग जैसी बेसिक चीजें भी नहीं जानते और बस एक सिंपल लॉइन क्लॉथ पहनते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर मॉडेस्टी को लेकर वही विचार होते हैं जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। समरविल के अनुसार उनके लिए कुछ एक्ट्स और एक्सपोजर्स को डिसेंट और इंडिसेंट मानने की धारणा वैसी ही है जैसी हमारी है। न्यू हेब्रिडीज में मॉडेस्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वहां पुरुष अपने पीनिस को पूरी तरह से कवर करने के लिए कई लेयर्स में कपड़ा लपेटते हैं, लेकिन ये डिसेंसी के कारण नहीं बल्कि नारक नाम की एक मान्यता की वजह से होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी और पुरुष के जेनिटेलिया को देखना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है, इसलिए वे अपने पीनिस के चारों ओर कई यार्ड्स तक कपड़ा लपेटते हैं, जिससे एक लंबा और सिलिंड्रिकल बंडल बन जाता है जो 18 इंचेस से 2 फीट तक का हो सकता है। इस बंडल को एक बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर सपोर्ट दिया जाता है और इसे फ्लावरिंग ग्रासेस वगैरह से सजाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनके टेस्टिकल्स पूरी तरह से अनकवर्ड रहते हैं, यानी यहाँ मॉडेस्टी का कारण कल्चरल बिलीफ है, ना कि शुद्ध रूप से डिसेंसी। पेलेओ आइलैंड्स की एक इंटरेस्टिंग मिथ बताई जाती है जिसमें कहा जाता है कि जब भगवान इराकाद्रुगिल और उनकी पत्नी ने मिलकर पुरुष और महिला का निर्माण किया, तब वे दोनों एक दूसरे के वर्क को देखना चाहते थे,
भगवान इराकतेरुगेल ने अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए फीमेल जेनिटेलिया को देखने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने इसे छिपा लिया। तभी से वहां की महिलाओं ने एक पंडानस लीफ का एप्रन पहनना शुरू कर दिया, जबकि पुरुष अब भी बिना कपड़ों के रहते हैं। पेल्यू आइलैंड्स में महिलाओं के बेदिंग स्पॉट्स को लेकर एक और यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस देखने को मिलती है। जब एक रिसर्चर कार्ल सेम्पर अपने कुछ नेटिव दोस्तों के साथ एक बड़े वाटर होल के पास पहुंचे, तो वहां से अचानक एक डर भरी चीख सुनाई दी। पता चला कि वहां कुछ महिलाएं नहा रही थीं और वे नहीं चाहती थीं कि कोई पुरुष वहां से गुजरे। सेम्पर ने जब अपने दोस्तों से कहा कि वे सिर्फ 19 महिलाएं ही तो हैं, फिर डरने की क्या जरूरत है, तो उनके साथियों ने बताया कि वहां की महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई पुरुष उनकी बेथिंग प्लेस के पास बिना परमिशन के गुजरता है तो वे उसे फाइन कर सकती हैं या एक्सट्रीम केस में मौत की सजा भी दे सकती हैं। इसी वजह से ये बेथिंग स्पॉट सीक्रेट रैंडेवू के लिए भी आइडियल माने जाते हैं। टोरेस स्ट्रेट की वेस्टर्न ट्राइब्स में पहले पुरुष पूरी तरह से न्यूड रहते थे और महिलाएं सिर्फ लीफ पेटीकोट पहनती थीं, लेकिन फिर भी उनमें एक सेंस ऑफ डिसेंसी देखने को मिलता था। हैडन के अनुसार अब वहां दोनों जेंडर्स में एक्सट्रीम प्रूडिशनेस आ चुकी है, खासकर मिशनरीज के आने के बाद। वहां के पुरुष कभी किसी आउटसाइडर के सामने न्यूड नहीं होते और महिलाएं अपने ब्रेस्ट्स कवर करने को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चुकी हैं, खासकर जब वे किसी वाइट पर्सन के सामने हों। छोटे बच्चे भी इस सेंस ऑफ मॉडेस्टी को अपना चुके हैं। हैडन ने एक ऐसा ही इंसिडेंट नोट किया जहां एक छोटा लड़का लगभग 10 साल का एक छोटी लड़की 5-6 साल की को डांट रहा था क्योंकि उसने अपने कपड़े बहुत ऊंचे उठा लिए थे। न्यू गिनी में भी महिलाओं के अंदर एक डेवलप्ड सेंस ऑफ डिसेंसी पाई जाती है, भले ही वे बहुत ही मिनिमल क्लोथिंग पहनती हों। अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति उनकी नग्नता को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो वे इंस्टेंटली शर्मिंदा हो जाती हैं और अपना चेहरा घुमा लेती हैं। वनेस ने एक और एग्जाम्पल दिया कि जब कोई महिला वाइल्ड पिग एनक्लोजर में घुसने के लिए फेंस पर चढ़ती, तो वह कभी भी किसी पुरुष के सामने ऐसा नहीं करती थी। इन सारे ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि मॉडेस्टी का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होते हुए भी अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट होता है। कहीं ये रिलीजियस बिलीफ्स से जुड़ा होता है, तो कहीं सोसाइटल नॉर्म्स और कहीं मिशनरी इन्फ्लुएंस से विकसित होता है। ऑस्ट्रेलिया में डिसेंसी का सेंस मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले कम होता है। क्लोथ्ड फीमेल्स नहाने के लिए अलग जगह चली जाती हैं। सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स ज्यादातर नेकेड रहते हैं, बस वेस्ट बैंड्स, फॉरहेड बैंड्स, नेकलेट्स, आर्मलेट्स और एक ट्रेडिशनल प्यूबिक टैसल या शेल पहनते हैं। महिलाओं के लिए एक छोटा सा एप्रन होता है। प्यूबिक टैसल बहुत छोटा होता है, सिर्फ फर स्ट्रिंग्स से बना एक फैन शेप डेकोरेशन होता है जिसे प्यूबिक हेयर से अटैच किया जाता है। खासकर करोबरी ट्रेडिशनल डांस सेरेमोनी के समय इसे सफेद काउलिन या जिप्सम से कवर किया जाता है, जिससे यह एक डेकोरेटिव एलिमेंट बन जाता है, न कि प्रॉपर कवरिंग। सेंट्रल ऑस्ट्रेलियंस के बारे में स्टर्लिंग लिखते हैं, पुरुषों में कोई शेम नहीं थी जब उन्होंने अपनी कन्वेंशनल कवरिंग्स को रिमूव किया, बल्कि उन्होंने इन्हें बिना हेजिटेशन ट्रेड किया। लेकिन जब यूरिथ्रल सब इंसिजन, एक ट्रेडिशनल बॉडी मॉडिफिकेशन, को इंस्पेक्ट करने की बात आई, तो उन्होंने पहले महिलाओं और बच्चों को दूर भेजा। दूसरी ओर महिलाएं बिना कपड़ों के होने पर थोड़ी मॉडेस्टी दिखाती थीं, खासकर यंग विमेन। जब हम कुछ यंग विमेन की न्यूड फोटोग्राफ लेना चाहते थे, तो वे पहले संकोच कर रही थीं और अपने कपड़े हटाने के लिए एक दीवार के पीछे गईं। लेकिन एक बार जब वे पूरी तरह नग्न हो गईं, तो उन्होंने कैमरा के सामने पोज करने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई। नॉर्दर्न क्वींसलैंड में फैलोक्रिप्ट्स या पीनिस कंसीलर्स मेल्स सिर्फ कोरोबरीज और पब्लिक सेलिब्रेशंस के समय पहनते हैं। ये या तो पर्ल शेल से बने होते हैं या ओपोसम स्ट्रिंग से। कूमपारा, जो ओपोसम स्ट्रिंग से बना होता है, एक टैसल की तरह लटकता है और इसे लाल रंग में कलर किया जाता है। दोनों जेंडर्स में प्राइवेट पार्ट्स सिर्फ स्पेशल पब्लिक ओकेजन्स पर या वाइट सेटलमेंट्स के पास होने पर कवर किए जाते हैं। फॉस्टर ने साउथ सी आइलैंड्स में
अपने अनुभव के बारे में कहा कि चैस्टिटी का प्रिंसिपल कई फैमिलीज में बहुत अच्छे से समझा जाता था। मैंने कई ऐसी महिलाएं देखीं जो पोलाइटनेस के साथ हमारे यंग सेलर्स के टेम्पटिंग ऑफर्स को साफ मना कर देती थीं। वे बस एक सिंपल तिर्रा तानो मैं शादीशुदा हूं कह देती या फिर मुस्कुराकर एपिया ना कहकर डिक्लाइन कर देती। वर्चुअस विमेन किसी भी जोक को बिना किसी इमोशन के सुन लेती थीं, जो हमारे यहाँ किसी पुरुष को भी शर्मिंदा कर सकता था। ना तो वे गुस्सा करती थीं, न ज्यादा खुश होती थीं, बस एक डिग्निफाइड और सीरीन स्माइल उनके चेहरे पर आ जाती थी, जिससे लगता था कि वे मजाक करने वाले को जेंटली रिब्यूक कर रही हैं। 1769 में कैप्टन कुक जब तहीटी में थे तो उन्होंने संडे को डिवाइन सर्विस करने के बाद कुछ अलग ही तरह की वेस्पर्स देखी। एक यंग मैन करीब 6 फीट लंबा, एक छोटी सी लड़की करीब 11-12 साल की के साथ सबके सामने सेक्सुअल एक्ट कर रहा था। वहां मौजूद लोगों या नेटिव्स को इसमें कोई इंडिसेंसी या इम्प्रोप्राइटी नहीं दिखी, बल्कि यह उनके कस्टम्स के हिसाब से पूरी तरह नॉर्मल था। स्पेक्टेटर्स में कुछ हाई रैंक की महिलाएं भी थीं, जो एक्टिवली लड़की को इंस्ट्रक्शंस दे रही थीं कि उसे कैसे एक्ट करना चाहिए, और लड़की को इसमें कोई हेजिटेशन नहीं था। तहीटी में कुक के अनुसार लोग हर तरह की डिजायर्स को पब्लिक में फुलफिल करने में कोई हेजिटेशन नहीं रखते थे। उनकी कॉन्वर्सेशन में वही टॉपिक हमेशा डोमिनेट करता था, जो उनकी प्लेजर का सबसे बड़ा सोर्स था। दोनों जेंडर्स खुलकर बिना किसी शाइनेस के इन बातों पर डिस्कस करते थे। कैप्टन कुक फर्दर लिखते हैं, साउथ सी आइलैंड्स के लोग इंडिसेंसी की कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं थे, लेकिन न्यूजीलैंड के लोग बिल्कुल अलग थे। उनके बिहेवियर और कॉन्वर्सेशंस में उतनी ही मॉडेस्टी और डिकोरम था जितना कि यूरोपियन हाई सोसाइटी में देखने को मिलता है। वहां की महिलाएं इजीली एक्सेसिबल थीं, लेकिन उनकी अप्रूवल के लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। लड़की के रिश्तेदारों की परमिशन जरूरी थी और एक प्रॉपर गिफ्ट देकर यह परमिशन ली जाती थी। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती थीं, तब भी वन नाइट पार्टनर के साथ वही रिस्पेक्ट और डेलिकेसी रखनी पड़ती थी जो यहाँ यूरोप में लाइफ पार्टनर के लिए एक्सपेक्ट की जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस डिकोरम को ब्रेक करने की कोशिश करता तो उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। न्यूजीलैंड के लोग एक अलग ही तरह का प्रैक्टिस फॉलो करते थे। वे प्रीप्यूस फोरस्किन को ग्लांस के ऊपर रखकर उसे एक स्ट्रिंग से बांध देते थे जो उनके गर्डल से जुड़ा होता था, ताकि यह पीछे न हटे। हालांकि शरीर के बाकी हिस्सों को एक्सपोज करने में उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं थी, लेकिन ग्लांस को लेकर वे बहुत कॉन्शियस रहते थे। जब हमारे क्रू ने उनकी क्यूरियोसिटी को सैटिस्फाई करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि वे अपनी स्ट्रिंग खोलें, तो वे एक्सट्रीम हेजिटेशन और शर्मिंदगी महसूस करने लगे और बड़ी मुश्किल से इसके लिए तैयार हुए। न्यूजीलैंड की महिलाएं हमेशा अपनी लोअर गारमेंट टाइट पहनती थीं, एक्सेप्ट जब वे पानी में लॉबस्टर पकड़ने जाती थीं। उस समय वे बहुत केयरफुल रहती थीं कि कोई पुरुष उन्हें न देखे। जब हम अचानक वहां पहुंचे तो वे इतनी शर्मिंदा हो गईं कि जैसे डायना और उसकी निम्फ्स अचानक एक्टियन के सामने आ गई हों। कुछ औरतें रॉक्स के पीछे छिप गईं और बाकी समुद्र में क्राउच कर गईं, जब तक कि वे सीवीड से अपने लिए एक टेम्पररी एप्रन नहीं बना पाईं। जब वे बाहर आईं तो भले ही उनके शरीर पर यह कवरिंग थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वे हमारी प्रेजेंस से बहुत अनकंफर्टेबल थीं। रोटुमा, जो पॉलिनेशिया में है, वहां की औरतों को काफी फ्रीडम मिला हुआ था, लेकिन पुराने समय में मैरिड कपल्स जनरली एक दूसरे के प्रति वफादार रहते थे। वहां की लैंग्वेज हमारे हिसाब से चेस्ट नहीं थी और लोग खुलकर इमोरल वाइसेस के बारे में बात करते थे। हस्बैंड और वाइफ अपने दोस्तों के सामने भी फ्रीली बात कर सकते थे, लेकिन यूरोपियन ट्रेडर्स जो वहां की लैंग्वेज अच्छे से जानते थे, बताते हैं कि वहां लैंग्वेज के अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ कोर्स फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो किसी डिसेंट औरत के सामने यूज नहीं की जाती। इसका मतलब ये है कि उनके अपने तरीके से मॉडेस्टी मौजूद थी, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते। रोटुमा के लोग, खासकर मर्द, बहुत साफ सुथरे होते हैं और औरतें भी। वे दिन में 2 बार समुद्र में नहाते हैं, लेकिन बिना कुकलुगा या सूलू लॉइन क्लॉथ, जो उनका डेली पहनावा है, पहने पब्लिक में नहाना अनहर्ड ऑफ है और इसे बुरा माना जाता है।
एंशिएंट समोआ में मर्द और औरतों के लिए सिर्फ एक एप्रॉन ऑफ लीव्स ही पहनना जरूरी होता था। लो, लेकिन वहां के लोगों में इतनी डेलिकेट सेंस ऑफ प्रोप्राइटी थी कि यहां तक कि नहाने के समय भी वे कमर के चारों तरफ पत्तों की एक बेल्ट या कुछ और कवरिंग रखते थे। गुयाना के इंडियंस बचपन के बाद कभी भी नेकेड नहीं दिखते। जब वे अपना कपड़ा बदलते हैं तो एकांत में चले जाते हैं। औरतें एक छोटा सा एप्रन पहनती हैं, जो अब आमतौर पर यूरोपियन बीट्स से बना होता है, लेकिन वॉरोस ट्राइब की औरतें अभी भी इसे पेड़ की इनर बार्क से बनाती हैं और कुछ इसे सीड्स से भी तैयार करती हैं। ब्राजील की मंडुरुकू औरतें पूरी तरह नेकेड रहती हैं, लेकिन वे अपनी बॉडी पॉस्चर को इतनी स्किलफुली मैनेज करती हैं कि कभी भी कोई इंडीसेंट पोजीशन नहीं बनती। यहां तक कि यह बताना भी मुश्किल हो जाता है कि वे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में हैं या नहीं। सेंट्रल ब्राजील के इंडियंस के लिए प्राइवेट पार्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मर्दों के लोअर एब्डोमेन के आसपास एक छोटी सी गर्डल या स्ट्रिंग होती है, लेकिन यह कुछ नहीं छुपाती। प्यूबर्टी के बाद पीनिस को अक्सर ऊपर उठाकर इस स्ट्रिंग के नीचे रखा जाता है ताकि प्रीप्यूस लंबा दिखे। औरतें भी एक छोटी सी बास्ट स्ट्रिप पहनती हैं, जो ग्रोइन से होकर थाइस के बीच में जाती है। कुछ ट्राइब्स, करिब्स, टूपीज, नु अरवक्स में औरतें एक छोटा सा ट्रायंगुलर स्टाइलिश तरीके से बना बार्क बास्ट पीस पहनती हैं, जो मॉन्स वेनेरिस के नीचे रहता है। इसका साइज सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स होता है और इसे उलूरी कहा जाता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में सेक्सुअल म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर करने का तरीका अपनाया जाता है, लेकिन इसे प्रॉपर क्लोथिंग नहीं कहा जा सकता। ट्रूमे की रेड थ्रेड, बोरोरो का कलरफुल फ्लैग और एलिगेंट उलूरी एक तरह से ऑर्नामेंट्स की तरह दिखते हैं, जो अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, न कि उसे हटाते हैं। फॉन्डेनस्टाइनन का मानना है कि यह इंसेक्ट बाइट्स से बचने के लिए जरूरी होता है, जो ब्राजील में काफी डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि लोग ग्लांस पीनिस को शो करने से शर्माते हैं। कुछ ट्रैवलर्स ने यह भी बताया है कि अमेज़न रीजन में कुछ ट्राइब्स में औरतें कपड़े पहनती हैं, लेकिन मर्द पूरे नेकेड रहते हैं। वहीं कुछ ट्राइब्स में मर्द लॉइन क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन औरतें पूरी तरह नेकेड रहती हैं। उदाहरण के लिए, ग्वाइकुरस ट्राइब में मर्द पूरी तरह नग्न रहते हैं, जबकि औरतें शॉर्ट पेटीकोट पहनती हैं। दूसरी ओर, वोपास ट्राइब में मर्द हमेशा लॉइन क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन औरतें बिना कपड़ों के रहती हैं। फुएजियंस के बीच मॉडेस्टी की फीलिंग बहुत डेवलप्ड होती है, हालांकि वे बिना कपड़ों के रहते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज इस बात को दिखाता है और वे आसानी से न्यूड दिख सकते हैं, लेकिन जब कोई उनकी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को गेज करता है तो वे शर्म महसूस करते हैं, ब्लश करते हैं और असहज हो जाते हैं। यह सिचुएशन हस्बैंड और वाइफ के बीच भी होती है। उनके पास मॉडेस्टी के लिए कोई शब्द नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि यह फीलिंग उनके बीच यूनिवर्सल है। महिलाओं के लिए एक छोटा ट्रायंगुलर स्किन गारमेंट होता है, जो हमेशा थाइस के बीच लटका रहता है और कभी रिमूव नहीं किया जाता, सिर्फ कॉन्जुगल रिलेशंस के दौरान थोड़ा उठाया जाता है। मोंटाना के क्रो इंडियंस में मॉडेस्टी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी मेल, चाहे वह इंडियन हो या व्हाइट मैन, लेबर के दौरान किसी फीमेल की सहायता नहीं कर सकता, भले ही वह फिजिशियन ही क्यों न हो। जैसे जैसे ये ट्राइब्स सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ये हेसिटेशन कम हो रही है और खासकर हाफ ब्रीड्स ज्यादा फिजिशियन की हेल्प लेने लगे हैं। डॉक्टर होल्डर एक केस बताते हैं जहां एक यंग वुमन, जो बहुत कठिन फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत के करीब थी, बार बार एग्जामिनेशन के लिए मना कर रही थी। आखिरकार जब उसने अलाउ किया तो उसकी मॉडेस्ट प्रिपरेशन ये थी कि उसने क्विल्ट के छोटे छोटे टुकड़े थाइस और वल्वा के लिप्स को कवर करने के लिए रखे, ताकि सिर्फ जरूरी एपर्चर ही एक्सपोज्ड रहे। लेकिन यह बात इंटरेस्टिंग है कि इस ट्राइब की लगभग सभी महिलाएं प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं और किसी भी मैन के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार रहती हैं, अगर उन्हें प्रॉपर कंसिडरेशन मिले। नॉर्थ अमेरिका की हर ट्राइब में, सबसे नॉर्दर्न से लेकर सदर्न तक, महिलाओं की स्कर्ट हमेशा पुरुषों से लंबी होती थी। एस्किमो लैंड में पार्का डियरस्किन और सील स्किन से बनी होती थी, जो नीज तक पहुंचती थी। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में महिलाओं की बकस्किन ड्रेस एंकल्स तक आती थी। ऑरिगन से लेकर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक, वेस्ट कोस्ट की महिलाओं ने श्रेडेड बार्क, प्लेटेड ग्रास या स्ट्रिंग्स की बनी पेटीकोट पहनी होती थी,
जिन पर सैकड़ों सीड्स लगे होते थे। ट्रॉपिकल एरियाज में भी यही यूनिवर्सल रूल था, जिसे कोडिसेस या नेटिव्स की पिक्चर्स में आसानी से देखा जा सकता है। निकोबारेसे मैन द्वारा पहने जाने वाले लॉइन क्लॉथ के बारे में मैन कहते हैं, शोम्पेन इसे बहुत क्लमजिली पहनते हैं, जिससे इसकी फोल्ड्स बार बार एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गारमेंट उनके लिए डी रिगर अनिवार्य नहीं है, बल्कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स, जैसे कि जब वे किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या उन्हें रिसीव करते हैं, तब पहना जाता है। इंडियन ओशन के नायस आइलैंड के सेमी न्यूड नेटिव्स नेचुरली मॉडेस्ट होते हैं। वे अपनी या दूसरों की न्यूडिटी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि कोई कस्टम से परे जाने की कोशिश करे तो वे उसे बहुत गलत मानते हैं। जब वे उन जगहों के पास से गुजरते हैं जहां औरतें नहा रही होती हैं, तो वे आवाज ऊंची कर देते हैं ताकि महिलाएं पहले से अवेयर हो जाएं। अगर कोई युवा महिला से बात करे और वह रिप्लाई भी करे, तब भी कोई उसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता। ऐसा करने पर विला जे के हेडमैन द्वारा सख्त सजा दी जाती है। अंडमानीज़ी की मॉडेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट कई सिविलाइज सोसाइटीज से बेहतर कंपेयर की जा सकती है। मैन लिखते हैं, महिलाएं इतनी मॉडेस्ट होती हैं कि वे अपनी लीफ एप्रन्स को एक दूसरे के सामने भी रिप्लेस नहीं करती, बल्कि इसके लिए एक सिक्लूडेड जगह पर जाती हैं। जब वे अपनी बॉड अपेंडेजेस, गर्डल के पीछे लटके हुए पत्तों की पट्टियां अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को देती हैं, तो वे इतनी डेलिकेसी दिखाती हैं कि यह प्रूडिशनेस की हद तक जाता है। फिर भी वे नॉर्मल सेंस में कोई कपड़े नहीं पहनती। बंगाल की गारो महिलाओं के बारे में डॉल्टन कहते हैं, उनका एकमात्र गारमेंट एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिसकी चौड़ाई 1 फुट से भी कम होती है और जो केवल लॉइंस के चारों ओर लपेटा जाता है। यह कपड़ा मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट न करे, इसलिए इसे केवल हिप्स के ऊपरी कॉर्नर्स पर फासन किया जाता है। इससे लड़कियों को बैठने और नील करने के दौरान खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वे इसे डेकोरम के लिए पर्याप्त मानती हैं कि वे बस अपने पैरों को सही तरीके से रखें। असम की नागा महिलाओं के बारे में कहा जाता है, उनके कपड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी वे ट्रू डिसेंसी और मॉडेस्टी में किसी से कम नहीं हैं। इब्न मुहम्मद वाली ने पहले ही अपनी 1662 की असम कॉन्क्वेस्ट की हिस्ट्री में लिखा था कि नागा महिलाएं केवल अपने ब्रेस्ट्स को कवर करती हैं। वे मानती हैं कि शरीर के वे पार्ट्स जिन्हें जन्म से सबने देखा है, उन्हें ढकना एब्सर्ड है, लेकिन ब्रेस्ट्स जो बाद में डेवलप होते हैं, उन्हें कवर करना जरूरी है। डॉल्टन, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, 41-184। यह जोड़ते हैं कि जब कोई स्ट्रेंजर उनके सामने आता है तो नागा महिलाएं बस अपने आर्म्स को अपने ब्रेस्ट्स पर क्रॉस कर लेती हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके शरीर का और कौन सा हिस्सा ऑब्जर्वर को दिख रहा है। कुछ क्लैन्स, जैसे कि बानपारा की महिलाओं में, यह अब भी देखा जा सकता है। सेलोन में महिलाएं हमेशा पब्लिक स्ट्रीम्स में नहाती हैं, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से कपड़े नहीं उतारती। वे अपने कपड़ों के अंदर ही धीरे धीरे शरीर को धोती हैं और फिर उसी तरीके से एक नया सूखा कपड़ा पहन लेती हैं, जैसा कि इंग्लैंड की सर्वेंट गर्ल्स और यंग विमेन करती हैं। यह तरीका इंडिया और मले स्टेट्स में भी कॉमन है। अपने घरों में वे अपने ब्रेस्ट्स को खुला रखती हैं, लेकिन जब वे पब्लिक रोड्स पर होती हैं तो किसी यूरोपियन के सामने उन्हें कवर कर लेती हैं। वे अपनी वल्वा को कभी एक्सपोज नहीं करती क्योंकि उनका मानना है कि एक सफ़ेद और बालों वाला डेविल उनसे इंटरकोर्स कर सकता है। प्राइवेट कम्युनिकेशन, बोर्नियो, सिरत चावल। बोर्नियो में दिस सिराट, जिसे मलेस चवाल कहते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ है जो लगभग 1 यार्ड चौड़ा होता है। इसे लॉइंस और थाइस के बीच में इस तरह बांधा जाता है कि पुडिंडा और पेरिनेयम को ढका जा सके। आम तौर पर इसकी लंबाई 6 यार्ड्स होती है, लेकिन यंगर मैन अब 12 या 14 यार्ड्स तक के ये इस्तेमाल करते हैं। जेसी, वे अपने शरीर पर इस तरह ट्विस्ट और कॉइल करते हैं कि वेस्ट और स्टमक पूरी तरह से इसके फोल्ड्स में आ जाए। अफ्रीकन ट्राइब्स, ड्वार्फ्स, एफिक और अन्य, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है, डीप फॉरेस्ट में रहने वाले ड्वार्फ्स अपने घरों में डिसेंसी के लिए कवरिंग्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, चाहे पुरुष हों या महिलाएं।
लेकिन जब वे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के पास आते हैं तो छोटे छोटे बार्क क्लॉथ, स्किन के टुकड़े या लीव्स का इस्तेमाल करते हुए पुडेंडा को ढकते हैं। इसी तरह कुछ अफ्रीकन रीजन्स में, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, नाइजर से गबून तक और ओल्ड कैलाबार में, अनमैरिड विमेन अक्सर बिना कपड़ों के रहती थीं। स्वाजीलैंड में अनमैरिड विमेन और कई बार मेट्रन्स भी अक्सर नग्न रहती थीं। कुछ कम्युनिटीज जैसे प्रूडिश बगंडा के लिए मेल न्यूडिटी बहुत नापसंद किया जाता था, इतना कि नाइल नीग्रोस को नेकेड पीपल कहा जाता था। नीलोटिक जा लुओ प्रैक्टिसेस। नीलोटिक जा लुओ कम्युनिटी में अनमैरिड मैन आम तौर पर नग्न रहते हैं। शादीशुदा मैन जिनके बच्चे होते हैं वे एक स्मॉल पीस ऑफ गोट स्किन पहनते हैं। ये कवरिंग इतना जरूरी होता है कि अगर एक मैरिड मैन अपनी मदर इन लॉ के पास बिना इसे पहने जाता है तो इसे एक सीरियस इंसल्ट माना जाता है, जिसके लिए गोट्स की पेमेंट करनी पड़ सकती है। यहां तक कि अगर वह यूरोपियन ट्राउजर्स पहनता है तब भी अंदर गोट स्किन का पीस होना जरूरी माना जाता है। वहीं मैरिड विमेन अपने अटायर में टेल ऑफ स्ट्रिंग्स पहनती हैं, जो कि उनकी एटिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मसाई और अन्य ईस्ट अफ्रीकन ट्राइब्स मसाई और अन्य ट्राइब्स मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत डेलिकेट और मॉडेस्ट रहते हैं। लेकिन मसाई में पुरुषों की बात करें तो उनके पीनिस का साइज बहुत बड़ा माना जाता है और इसे छिपाना डिसरेप्यूटेबल समझा जाता है, बल्कि इसे ओपनली डिस्प्ले करना हाई रेपुटेशन का संकेत है। अफ्रीकन दिंका और पड़ोसी ट्राइब्स। अफ्रीकन दिंका ट्राइब अपनी क्लीनलीनेस के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अपने आप को काउज डंग से स्मियर करते हैं और काउज यूरिन से डेली वॉश करते हैं। इनके पास एक्सक्विजिट कुकिंग स्किल्स भी हैं, जिससे उन्हें एक हायर स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन तक पहुंचाया जाता है। केवल महिलाएं ही एप्रन्स पहनती हैं, जबकि नेबरिंग रेड सॉइल ट्राइब्स जैसे बोंगो, मिटू, नियाम आदि किली को दिंका विमेन के रूप में रेफर करते हैं, क्योंकि उन ट्राइब्स में पुरुष एप्रन पहनते हैं और महिलाएं कभी कभी बिल्कुल भी कोई कवरिंग नहीं पहनती। ये अकाउंट हमें दिखाता है कि कैसे विभिन्न कल्चर्स में डिसेंसी और पर्सनल अटायर के बारे में अलग अलग मान्यताएं और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, जो उनके एनवायरमेंटल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अलग अलग अफ्रीकी जनजातियां शारीरिक शालीनता, मॉडेस्टी और नैतिकता, मोरालिटी को अलग अलग तरीकों से अपनाती हैं। लोम्ब्रोसो और करारा ने जब व्हाइट नाइल से लाए गए दिंका लोगों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये लोग अत्यधिक शर्मीले, मॉडेस्ट थे। पुरुष अपने जननांगों की जांच नहीं करने देते थे और महिलाएं अपने स्तनों की जांच कराने से मना कर देती थीं। एक महिला के छाती पर मौजूद टैटू को देखने के बाद वह 2 दिन तक उदास और चिड़चिड़ी रही। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये लोग सेक्स और अन्य मामलों में बहुत नैतिक, हाईली मॉरल हैं। सर H. जॉन्स्टन का कहना है कि अफ्रीकी समुदाय में नग्नता, न्यूडिटी सामान्य है, लेकिन उन्होंने कभी भी अश्लील, इंडिसेंट हरकतें नहीं देखीं, खासकर पुरुषों और महिलाओं में। हालांकि छोटे बच्चों में कभी कभी ऐसा देखा जाता है। उनका मानना है कि यहाँ के पारंपरिक नृत्य, ट्रेडिशनल डांसेस, जो हमें अश्लील लग सकते हैं, असल में धार्मिक, रिलीजियस और गंभीर होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल अफ्रीका के लोगों में यूरोपियन समाज की तुलना में अधिक नैतिकता और शालीनता पाई जाती है। कुछ जनजातियों जैसे कि वानकोंडा में पुरुष बस पेट के चारों ओर पीतल की एक अंगूठी पहनते हैं और महिलाएं केवल छोटी बीड वर्क एप्रन से अपने जननांगों को ढकती हैं। अनगोनी जनजाति के पुरुष ज़ुलू परंपरा के अनुसार अपने गुप्तांग को लकड़ी के केस या फल के खोल से ढकते हैं। वहीं वायाओ जनजाति के लोग अत्यधिक शर्मीले होते हैं और शरीर को पूरी तरह ढकने में विश्वास रखते हैं। हालांकि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में अश्लीलता ज्यादा पाई जाती है। H. क्रॉफर्ड एंगस ने आजिम्बालैंड, सेंट्रल अफ्रीका में कई साल बिताने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जहां लोग ज्यादा नग्न रहते हैं और उनके रीति रिवाज हमें अश्लील लग सकते हैं, वहां यौन नैतिकता, सेक्सुअल मोरालिटी अधिक सख्त होती है। उदाहरण के लिए, लड़कियों की प्यूबर्टी पर होने वाला चेनसम वाली नामक समारोह, जिसमें शादी से जुड़ी सभी जानकारियां खुलेआम दी जाती हैं, यह लोगों के लिए सामान्य बात होती है और इसे छिपाने या शर्माने वाली चीज नहीं माना जाता।
इसी कारण वहां की महिलाएं बेहद नैतिक, वर्चुअस होती हैं, क्योंकि वे शुरू से ही इन प्राकृतिक नियमों, नेचुरल लॉज को समझती हैं और किसी भी प्रकार की गोपनीयता की आवश्यकता नहीं समझती। मॉनबटू ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के बारे में एक ऑब्जर्वर कहता है, यह आश्चर्यजनक है कि कैसे एक मॉनबुट्टू वुमन बिना किसी ड्रेस के अपनी डिग्निटी और मॉडेस्टी से दूसरों पर इंप्रेशन डाल सकती है। उपोतो की विमेन किसी भी प्रकार के क्लोथ्स नहीं पहनती हैं और हमारे पास बिना किसी हेजिटेशन के आती हैं। फीमेल कॉस्ट्यूम के अरेंजमेंट में एक इंटरेस्टिंग ग्रेडेशन देखी गई है। जैसे जैसे हम कोंगो नदी के ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ड्रेस ऊपर तक पहुंचता है और अंत में यह पूरी तरह से न्यूडिटी में बदल जाता है। मिस्टर हर्बर्ट वॉर्ड कहते हैं, कॉन्गो की पॉपुलेशन में डिसेंसी और शेम के सेंटीमेंट की एक स्पष्ट अप्रिसिएशन है। उपोतो में विमेन की न्यूडिटी के बारे में एक चीफ ने वॉर्ड को बताया कि कंसीलमेंट इंक्विजिटिव लोगों के लिए फूड है। गोल्ड कोस्ट और आसपास के देशों में कंप्लीट न्यूडिटी बहुत रेयर है, एक्सेप्ट जब सर्कमस्टेंसेस इसे डिजायरेबल बनाते हैं। कभी कभी क्लोथिंग को बिना किसी कंसर्न के छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर फ्रीमैन कहते हैं, मैंने कई बार अक्रा में विमेन को बीच से आते देखा है, जहां वे नहा रही होती हैं और रोड पार करके अपने घरों तक जाती हैं, जहां वे खुद को सुखाती हैं और अपने गारमेंट्स पहनती हैं। विमेन को अक्सर रोड साइड पूल्स में नहाते हुए देखा जा सकता है, जहां वे मेल एक्वेंटेंसेस से बिना किसी हेजिटेशन के बातचीत करती हैं। उनके लिए अनक्लोथ बॉडी का कोई इंडिसेंसी का आइडिया नहीं होता। इमॉडेस्टी और इंडेलिकेसी ऑफ मैनर प्रैक्टिकली अननोन है। वे यह भी कहते हैं कि मिशनरीज का एक्सेसिव ज़ील, जो उनके कन्वर्ट्स को यूरोपियन ड्रेस अपनाने के लिए प्रेरित करता है, बहुत रिग्रेटेबल है, क्योंकि यह क्लोज फिटिंग थिन गारमेंट्स वास्तव में उनके लूज क्लोथ से कम मॉडेस्ट होते हैं और साथ ही कम क्लीनली भी। लोनगो में पेचुएल लोएशे कहते हैं, एक वेल ब्रेड नेग्रेस अपने बोज़म को ढकना पसंद करती है और क्रिटिकल मेल आइज के प्रति सेंसिटिव होती है। अगर वह बिना ओवर गारमेंट के किसी यूरोपियन से मिलती है, तो वह इंस्टिंक्टिवली, दो नॉट विदाउट कोकेट्री, मेडिसियन वीनस की पॉस्चर लेती है। मेन और विमेन अलग अलग नहाते हैं और नेकेड होने पर एक दूसरे से छिपते हैं। विमेन अपने बेबीज को दूध पिलाते समय भी शेम एग्जिबिट करती हैं। कोरन सूराखेक्सापरी में फेस के साथ साथ पुडेंडा को दिखाने से मना किया गया है। फिर भी स्टर्न ने देखा कि कॉन्स्टेंटिनोपल की स्ट्रीट्स में एक वेल्ड मोहम्मदन वुमन अपने क्लोथ्स को ऊपर खींचकर प्राइवेट पार्ट्स को स्क्रैच करती है, और बेरूट में उसने टर्किश प्रोस्टिट्यूट्स को देखा जो अभी भी वेल्ड थीं, कोइटस की पोजीशन में बैठी थीं। एक इंग्लिशमैन ने यूफ्रेटिस में नहाती हुई एक वुमन को सरप्राइज किया। उसने अपने फेस को हैंड्स से ढक लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि स्ट्रेंजर और क्या देख सकता है। इजिप्ट में मैंने खुद क्वाइट नेकेड यंग पेजेंट गर्ल्स को देखा है, जो हमें देखने के लिए आती हैं, लेकिन पहले अपने फेसेस को ढक लेती हैं। जब हेल्फर को मस्काट के इमाम के पैलेस में लेडीज से मिलने के लिए ले जाया गया, तो उसने देखा कि उनके फेसेस ब्लैक मास्क से ढके हुए थे, हालांकि बॉडी ट्रांसपेरेंट क्रेप से ढका हुआ था। एक नेकेड फेस को देखना उन लेडीज के लिए बहुत पेनफुल था। एक मदर भी अपनी डॉटर का मास्क नहीं उठाती जब तक कि वह 12 साल की न हो जाए। यह प्रिविलेज उसके लॉर्ड और हस्बैंड के लिए रिजर्व्ड होता है। मैंने देखा कि लेडीज मुझे एक तरह की कंफ्यूजन के साथ देख रही थीं, और मेरे फेस को देखने के बाद उन्होंने अपनी आइज को नीचे कर लिया, अशेम्ड होकर। जब मैंने इंक्वायरीज की तो पता चला कि मेरा अनकवर्ड फेस उनके लिए इंडीसेंट था, जैसे कि हमारे लिए एक नेकेड पर्सन होता। उन्होंने मुझे मास्क पहनने के लिए कहा, और जब एक वेटिंग वुमन ने मेरे सिर पर एक स्प्लेंडिडली डेकोरेटेड मास्क बांध दिया, तो वे सभी चिल्लाईं, तहिप तहिप, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अल्जीरिया में, कॉन्स्टेंटीन, बिस्करा और ऑरिस में, खासकर विमेन में, कोई भी मॉडेस्टी से रिस्ट्रेंड नहीं होती जब उन्हें अपने गर्डल को खोलने के लिए कहा जाता है, जब लोअर एक्सट्रेमिटीज पर टैटू मार्क्स की सर्च की जा रही होती है। ग्रेट लाइसेंशियसनेस ऑफ मैनर्स के बावजूद, यही राइटर आगे कहता है, अरब और कबाइल में ग्रेट पर्सनल मॉडेस्टी होती है और उन्हें न्यूड बॉडी दिखाने के लिए मनाना मुश्किल होता है।
क्या यह रियल मॉडेस्टी का रिजल्ट है या उनकी इनवेटेरेट हैबिट्स ऑफ एक्टिव पेडरास्टी का? वॉटएवर द कॉज, वे हमेशा सेक्सुअल ऑर्गन्स को अपने हैंड्स या हैंडकरचीफ्स से ढकते हैं और डॉक्टर के स्लाइटेस्ट टच से भी डिस्प्लीज्ड होते हैं। वेलहाउजन कहते हैं, मुस्लिम मॉडेस्टी को ग्रेट लेंथ्स तक ले जाया गया, इनसफिशिएंट क्लोथिंग को फॉरबिडन किया गया। यह हीदन अरब्स में भी मार्केट था, जैसे कि सेमाइट्स और ओल्ड सिविलाइजेशंस में जनरली। हमें इंडिविजुअल केसेस में इमॉडेस्टी के ओकेजनल एग्जाम्पल्स से डिसीव नहीं होना चाहिए। सुन्ना में प्रिस्क्राइब्ड है कि एक मैन खुद को खुद के सामने भी नहीं खोल सकता और नेकेड होकर नहीं नहा सकता, गॉड और स्पिरिट्स के फियर से। जोब ने ऐसा किया और इसके लिए भारी कीमत चुकाई। अरब एंटिक्विटी में जब ग्रोन अप पर्सन्स खुद को नेकेड दिखाते थे तो यह केवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में होता था और अनयूजुअल एंड्स को अटेन करने के लिए। विमेन जब मोर्निंग करती हैं तो न केवल फेस और बुजम को अनकवर करती हैं, बल्कि अपने सारे गारमेंट्स को भी फाड़ देती हैं। बैड न्यूज लाने वाला मैसेंजर अपने गारमेंट्स को फाड़ देता है। एक मदर जो अपने सन पर प्रेशर डालना चाहती है, अपने क्लोथ्स उतार देती है। एक मैन जिसे वेंजेंस करने से मना किया गया है, अपने डिस्पेयर और डिसअप्रूवल को दिखाने के लिए अपने पोस्टीरियर को अनकवर करता है और अपने सिर पर मिट्टी डालता है या अपने गारमेंट को पीछे से उठाकर अपने सिर को ढक लेता है। यह नेचुरल नेसेसिटीज को पूरा करते समय भी किया जाता है। मंटेगाजा ने मेंशन किया कि एक लैपलैंड वुमन ने 125 फ्रैंक्स की ऑफर के बावजूद भी उसे अपने नेकेड बॉडी की फोटोग्राफ लेने की अनुमति नहीं दी। हालांकि मेन ने एडम के कॉस्ट्यूम में कैमरा के सामने खुद को प्रेजेंट किया। उसी बुक में मंटेगाजा ने रिमार्क किया कि 18वीं सेंचुरी में ट्रैवलर्स को सामुएड विमेन को नेकेड दिखाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था। उन्हीं लोगों में न्यूली मैरिड वाइफ को अपने हस्बैंड से अपना फेस 2 महीने तक छिपाना पड़ता है और ओनली देन उसके एम्ब्रेसेस को एक्सेप्ट कर सकती है। डॉक्टर मतिग्नॉन कहते हैं, एक चाइनीज वुमन की ब्यूटी लार्जली उसके फुट में होती है। एक फुट जो डिफॉर्म्ड नहीं है वह डिसऑनर है। एक पोएट ने कहा है, हस्बैंड के लिए फुट फेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। केवल हस्बैंड ही अपनी वाइफ के नेकेड फुट को देख सकता है। एक चाइनीज वुमन अपने फुट को किसी मैन को दिखाने में उतनी ही रेटिसेंट होती है जितनी कि एक यूरोपियन वुमन अपने ब्रेस्ट्स को दिखाने में। मैंने अक्सर रिडिकुलसली स्मॉल फीट वाली चाइनीज वुमेन का इलाज किया है, जिनके वुंड्स और एक्सकोरिएशंस टाइट बैंडेजिंग के रिजल्ट होते हैं। वे स्कूल गर्ल्स की तरह प्रूडिशनेस एग्जिबिट करती हैं, ब्लश करती हैं, बैंडेजेस को खोलने के लिए अपनी बैक मोड़ती हैं और फिर फुट को एक क्लॉथ में छिपा लेती हैं, केवल अफेक्टेड पार्ट को अनकवर छोड़कर। मॉडेस्टी एक कन्वेंशन का सवाल है। चाइनीज अपने फीट के लिए इसे रखते हैं।